भूत प्रेत क्या होता है? मैं अब किस्से कहानियों में तो जरूर पढ़ा था। मैं गांव का रहने वाला था और आसपास में जो छोटी मोटी घटनाएं होती थी मैं वो सुना करता था, लेकिन अपनी आंखों से आज तक नहीं देखा था और ना ही मैं देखना चाहता था। हमारे परिवार के लोग यानी मेरे माँ बाप, बड़े भाई सब बताते थे कि अगर किसी भूत प्रेत से मुलाकात हो गई तो समझ लो उस दिन जीवन का अंत हो जाता है। अगर वो छोड़ भी देना तो इंसान किसी काबिल नहीं रह पाता। मेरे अंदर इतना डर भरा हुआ था भूत प्रेत को लेकर के, लेकिन अब मजबूरी थी। अगर मैं उस जगह पर काम नहीं करता तो उन लोगों से मेरी मुलाकात भी नहीं होती। तो नमस्कार दोस्तों, ये आज की कहानी जो बता रहे हैं उनका नाम है उमेश ड्राइवर। उत्तर प्रदेश के रहने वाले छोटे से गांव के हैं और अपने गांव से 200 किलोमीटर दूर एक सीमेंट रेता मटेरियल की दुकान पर, गोदाम पर काम करते थे। छोटा ट्रक चलाया करते थे जब उनकी उम्र लगभग 26 साल की थी और ये घटना को बीते लगभग 25 साल हो चुका है। आज जो उमेश है ना, ये 51-52 साल के हैं। तो आखिर जो घटना बता रहे थे उसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या हुआ था उनके साथ में, आइए हम इस कहानी में विस्तार से चलते हैं और एक एक चीज को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम उमेश है, उमेश ड्राइवर। इसी नाम से हमें लोग जाना करते थे। हमें एक सीमेंट के गोदाम में नया नया अब एक तरह से ड्राइवरी का काम का ज्वाइन किया था, लेकिन मैं उस जिस शहर में रहता था ना, वहां पर हमारे गांव के कुछ लोग भी रहा करते थे। हमें उन्हीं के साथ अब उनके किराए के घर में रहता था, कुछ हिस्सा शेयर करना पड़ता था और हम उस गोदाम पर आते थे लगभग 1 घंटा का सफर करके। अब 1 घंटा का सफर जो था ना, कभी कभी तो मैं वक्त पर पहुंच जाता था, लेकिन कभी कभी दिक्कत भी होती थी, लेट भी पहुंचता था तो सेठ नाराज हो जाता था। अब मैं उसको समझाने की कोशिश करता था कि सेठ जी, हमारा घर दूर है, हम निकलते तो वक्त पर हैं, लेकिन अब क्या करें, अपना कोई साधन नहीं है ना, इसलिए हमें देर हो जाता है। सेठ हमारी बात को सुनता नहीं था, अपनी मनमानी सुनाता रहता था। और तब मैंने एक दिन ताव में कह दिया कि देखिए सेठ जी, नौकरी पर रखना ना रखना आपका काम है। अब देखिए, मैं जानबूझ को तो लेट करता नहीं हूँ, अब हो जाता है लेट। अगर आपको इतना ही टाइम का पाबंदी वाला बंदा चाहिए तो मैं हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। अब मेरे पास में अब ये जो आपका गोदाम है, यहाँ पर मेरा घर नहीं है, घर मेरा काफ़ी दूर है। अगर आपको ऐसे किसी इंसान को चाहिए तो आप दूसरा देख लीजिए। मैं भी उस दिन तैस में आ चुका था, रोज रोज की खिचखिच से मैं उब चुका था। आखिरकार सेठ का गुस्सा ठंडा पड़ गया था। वो तो मेरे पर हावी हो रहा था, लेकिन मैं कब तक बर्दाश्त करता। एक दिन की बात होती, चलो ठीक भी है, लेकिन रोज रोज कभी 10 मिनट भी लेट हो जाए चिल्लाना शुरू करो, कभी आधा घंटा हो जाए तब भी। मैं कुछ समझाना चाहूँ तो समझ के राजी नहीं। आखिरकार मुझे गुस्सा आ गया कि छोड़ो, ज़्यादा चिकचिक करता है, मुझे ये नौकरी छोड़ी देनी है, कहीं और मैं देख लूँगा। हाँ, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन नौकरी तो मिलेगी ही। अब मैं इतना नाराज हो चुका था, गुस्सा तो आ ही चुका था। अब सेठ का गुस्सा ठंडा पड़ गया था। एक तरह से अब मुझे मनाने लगा, अरे बेटा, तुम मेरे बेटे के बराबर हो, समझाना मेरा काम है। अब देखो, अब तुम दूर से आते हो, मैं तो कहता हूँ कि आसपास में जब वहाँ किराया खर्च करते हो तो आसपास में कोई घर ले लो, अब बात बराबर ही बैठेगा। मैं कहने लगा, सेठ जी, ये जो हम हिस्सा देते हैं, हम एक साथ में 8-10 लोग रहते हैं, तो पैसा हमें पता नहीं लगता। अगर मैं इस कॉलोनी में घर लेने जाऊं तो मैं तो नौकरी नहीं कर पाऊंगा। सेठ जी मेरी बात पर अब गौर कर रहे थे और अचानक कहने लगे, चलो तुम्हारा ये काम मैं करता हूँ। मेरे बड़े भाई साहब का अब इसी रोड पर आगे गोदाम है। वो गोदाम तो खुले थे किसी काम से, लेकिन वो काम हो नहीं पाया। मैं उनसे बात करता हूँ, अगर वो मान जाते हैं तो चाबी मैं ले दूंगा, तुम रहोगे और उस जगह की साफ सफाई भी होगी, दिया बाती भी जलेगी। वह वैसे ही काफी दिनों से बंदी पड़ा हुआ है। अब एक तरह से कहूँ ना तो सेठ उस काम में लग चुका था, मैं अपने काम में अब ट्रक लेकर निकल चुका था। अब फिर मैं शाम को जब आया तब सेठ कहने लगा कि उमेश बेटे,
बड़े भाई साहब से बात हो गई है, हाँ मैं चाबी लेके आया हूँ। लेकिन देखो बेटा, अगर तुम वहाँ रहोगे ना, थोड़ा साफ सफाई रखना, कि कभी कभी भाई साहब देखने के लिए आ जाएंगे। हमें उनसे वादा किया है कि हमारा जो लड़का है बहुत ही नेक शरीफ है। अब तुम नशा पानी तो कोई नहीं करते ना? अब मैं तो करता था, अब इतना गंदा काम करता, सीमेंट का ट्रक चलाता था, एक तरह से मजदूरी भी करता था, उसका पैसा मुझे अलग मिलता था। तो शाम के टाइम जब तक मैं ट्रक में रहता था, मुझे कोई अगर अपना भी आकर के मुझे पहचानने की कोशिश करे ना, तो सही मायने में पहचान नहीं सकता था। मैं सीमेंट रेता में इतना डूब जाता था। शाम को जब नहा धो लेता था, तब मुझे अब उस टोनी की जरूरत पड़ती थी जिसको कहते हैं दारू, मदिरा। मैं एक दो पैक लगा करके आराम से खाना वाना खा करके और चद्दर तान कर सो जाता था। सुबह तक मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाता था, फिर नए दिन की शुरुआत मैं कर देता था। अब एक तरह से मेहनत मजदूरी और ऊपर से ड्राइवरी दोनों काम करता था। अब मैं दोनों काम इसलिए करता था कि मेरे घर में खर्चा बहुत था। अब मेरे से बड़े भाई का भी अब रिश्ता तय हुआ था और उनमें काफ़ी पैसे की खर्च था, और वो मैं पैसा अब एक तरह से जुटा रहा था। अब मैं सोच रहा था कि बड़े भाई की शादी हो जाएगा और तब मेरा नंबर लगेगा। मैं भी लालच में था कि जल्दी से जल्दी बड़े भाई की शादी हो जाए और इसके बाद मेरा नंबर आ जाए। अब मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी थी, लगभग 25-26 साल का मैं भी था। अब मेरे बड़े भाई 28 साल के थे। अब घर गरीबी में जी रहा था, तो ये रिश्ता बहुत कम आ रहा था। लेकिन जैसे तैसे बड़े भाई का रिश्ता अब तय हो चुका था। आखिरकार जब सेठ बोलने लगे कि उमेश, तुम नशा पानी तो नहीं करते ना? मैं मना कर दिया, नहीं सेठ जी, इतना पैसा कहाँ देते हैं आप कि हम नशा पानी करें? जो भी देते हैं मैं अपना घर भेजता हूँ। सेठ बिल्कुल खुश हो गए थे, अच्छा भी मुझे पकड़ा दिए। मैं उनका गोदाम नहीं देखा था, लेकिन सेठ कहने लगे, अरे घबराओ मत, अब कुछ ही दूर पर जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 मीटर इसी रोड पर पड़ेगा। वो बड़ा सा गोदाम है, देख करके पहचान जाओगे। बाकी में मैं बहुत उस दिन खुश था कि चलो कुछ पैसे का मेरा और बचत हो गया। मैं वहाँ पर शेयरिंग करके अब कमरे में रहता था, वहाँ भी मुझे पैसे देना पड़ता था और ऊपर से आने जाने में खर्च भी लगता था, टाइम का भी बर्बादी होती थी। सब कुछ बच जाएगा मेरा, अब तो पास में है। आखिरकार मैं उस गोदाम पर पहुंचा। अब देखा बाकी बड़ा सा गोदाम था। दरवाज़ा खुला, दो दरवाजे थे, एक छोटा गेट था और एक बड़ा सा शटर था। शटर मुझे खोलने की जरूरत नहीं थी, मुझे छोटे गेट से काम हो जाना था। छोटे गेट का ताला खोल करके अब मैं देखा, उसमें तो एक बड़ा बारात रुक सकता था, इतना बड़ा हॉल था। ना जाने किस काम के लिए अब उनके बड़े भाई साहब ने बनवाया था। खैर उनका कोई काम नहीं चला तो खाली पड़ा था। लाइट वगैरह सब कुछ था, पानी का व्यवस्था भी था उसमें, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, लेकिन गंदगी बहुत सारा था। आखिरकार मैं सोचा कि आज नहीं, आज तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा और इसके बाद मैं सुबह लौटूंगा ना तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर लौटूंगा, लेकिन सबसे पहले साफ सफाई करनी पड़ेगी। और वही हुआ, मैं अपना बोरिया बिस्तर लेके आ चुका था, उस जगह का साफ सफाई कर दिया था। अब एक ही लंबा सा हॉल था, उसमें कोई कमरे तो बने नहीं थे। हाँ, अंदर में अब वो बाथरूम वगैरह जरूर बना हुआ था और वहीं पर पानी की टोटी, पीने वगैरह का बगल में सब कुछ लगा हुआ था। जगह मुझे पसंद आ चुकी थी, बड़ा खुला खुला सा जगह। हाँ, मैं तो सोच रहा था कि हमारे दोस्त भी यहीं पर आ जाए, मुफ्त का घर है, क्यों किराया खर्च करेंगे। मैं उनसे बात भी किया, लेकिन उन लोगों का काम आसपास में चलता था। वो कहने लगे, बात तो तुम सही कह रहे हो उमेश, लेकिन वही परेशानी हम लोग के साथ में हो जाएगी जो परेशानी को तुम झेल रहे थे। हाँ, तुम इस जगह से जा रहे हो, वही समस्या हम लोग के साथ में जाएगा। नहीं तो तुम्हारा वो हॉल तो बिल्कुल सही था जैसे तुम बता रहे हो। अब हमारे जो दोस्त थे मना कर चुके थे, मैं अकेले था। इतना बड़ा हॉल और रात के टाइम में तो बड़ा अजीब सा लगता था। मुझे लगता था कि आसपास में अब कुछ न कुछ है, कोई चक्कर अब आसपास में चल रहा है। रात रात में मैं अब एक तरह से कहूँ ना तो दुबक के रहता था। जैसे ही आधी रात होने लगती थी, हाँ मैं तो सो जाता था, लेकिन जब बाथरूम के लिए नींद खुलती थी ना, तो मुझे लगता था कि
अब दरवाजे पर कोई है। कुछ खटका होता था, लेकिन मैं अब कभी गया नहीं कि कौन है क्या है। चुपचाप अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था। सुबह मैं उठता था। इस तरह मैं बहुत डरा डरा रहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी। अगर मजबूरी नहीं होती तो इस एकांत जगह में, इतना बड़ा हॉल नुमा जगह में मैं रात में अकेले बिल्कुल नहीं रहने वाला था। हाँ, मैं भूत प्रेत को बहुत मानता था कि हमारे गांव में अजीबोगरीब बहुत सारी घटनाएं घटी थी। हमें देख भी चुका था, लेकिन भूत को नहीं, जिन पर यह घटना बीत रही थी। अब लोगों का कहना था कि इसके ऊपर में कोई आत्मा सवार हो गई है। अब वास्तव में अच्छा खासा इंसान था, पहलवान सरीखा। इसके बाद उसकी हड्डियों का ढांचा रह गया था। 3 महीने के अंदर सूख करके एकदम हड्डी नुमा रह गया था। लेकिन भला हो उस तांत्रिक का, जिसने उसका भूत उतार दिया था। इसके बाद 2-3 महीने जरूर लगे थे उसको स्वस्थ होने में। तब से मैं भूत प्रेत को मारने लगा था, लेकिन कभी भी मैं अपनी नज़र से देखा नहीं था, ना मैं देखना चाहता था। मैं बहुत ही इन चीज़ों से डरा करता था। इस तरह करते करते 15 दिन बीत चुका था। अब शाम आती ना तो मेरे दिल में धड़कन बढ़ जाती थी कि मुझे अब उसी हॉल में जाना पड़ेगा, वहीं आराम करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं थोड़ा सा मदिरा पान कर लेता था ना, 1-2 पैग लगा लेता था, तो एक अंदर साहस जग जाती थी। और उसके बाद मुझे दिल से डर निकल जाता था। अब तो रोज की आदत हो गई थी। पहले तो मैं कभी कभी महीना में 2-4 बार हो जाया करता था, लेकिन अब तो रोज का अब एक तरह से आदत पड़ चुकी थी। मैं अब एक तरह से गंदा हुआ पड़ा रहता था सीमेंट का काम करके, नहाता धोता, और थकावट भी हो जाती थी। अब एक तरह से मैं उस चीज का आदी पड़ चुका था। मैं जब तक 1-2 पैग ना लगाऊं तब तक मुझे चैन मिलता ही नहीं था। हाँ, वो जो मेरा डर था ना अंदर में भूत प्रेत का प्रति, वो डर भी निकल जाता था। खैर, अब 15 दिन से 20 दिन हो चुका था। इन 5 दिनों में मैं रोज रात को कुछ आवाज सुनता था। हाँ, मैं उठने की कोशिश करता था, तभी गांव का वो दृश्य मेरे सामने आ जाता था, जो एक अच्छा खासा पहलवान के साथ में वो हादसा हो चुका था। अब मैं डर जाता था। मैं दरवाजे पर कभी गया नहीं, ना कुछ पूछने की कोशिश किया कि क्या हो रहा बाहर। कुछ अजीब अजीब शोर सुनाई पड़ता था। आखिरकार मैं एक सुबह जब उठा ना, तो मैं देखा एक 100 आसपास में जा रहा था। अब काफी लोग थे, 100 को लेके यहाँ शमशान घाट कहाँ है, मैं देखने लगा। तब मुझे देख करके बड़ा दिल में धक्का लगा कि वो हमारे गोदाम के थोड़ा सा ही दूरी पर 700-800 मीटर की दूरी पर एक शमशान घाट था। और मैं तो और घबरा गया था, इतना नजदीक था वो शमशान घाट। आखिरकार मुझे पसीना आ गया था। कहीं वो भूत प्रेत आकर के हमारे दरवाजे पर तांडव तो नहीं करते थे। और मैं डर चुका था। लेकिन मेरा साहस जो था ना, वो अमृत जिसको मैं कहता था, मद्यपान, वो साहस मेरे जुटाता था। जब मैं 2 पैग लगा लेता था ना, तो डर एकदम दिलो दिमाग से निकल जाता था। अब फिर आराम से घोड़ा बेच के सो जाता था। सुबह ही मेरी आंख खुलती थी। महीना बीत चुका था और तब तक मेरे साथ में कुछ भी नहीं हुआ था। एक रात मैं अपने अब एक काम करके ख़त्म करके और लौट रहा था। ट्रक मैंने अब वो वहाँ पर खड़ा कर दिया। इसके बाद अब मैं अपने गोदाम के साइड में चल दिया था। अंधेरा हो चुका था। आज कुछ ज़्यादा ही काम था और आज मैंने मजदूरी करके काफ़ी पैसे भी कमाया था। सब कुछ हिसाब किताब ले करके, खाना पीना दारू, अब मैं अपने ठिकाने पर चल पड़ा था। आराम से जा कर के नहाया, कपड़े वपड़े चेंज करके अब फिर मैं वही काम में लग चुका था। 2-3 पैक लगा लिया था और कुछ खाना खा रहा था। अब रात के करीब 9 से ऊपर का वक्त हो चुका था। तभी दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई पड़ी, बेटा बेटा कोई घर में है। किसी बुजुर्ग की आवाज लग रही थी। मैं समझा कि कोई राहगीर है, रास्ता भटक गया है, रास्ता पूछ रहा है, चल के मुझे बता देना चाहिए। आखिरकार अब मैं पैक तो लगा चुका था और अभी घूंट लगाते ही जा रहा था।
मैं सब कुछ छोड़ करके ना जाने अंदर में क्या आवाज आई कि इस इंसान को मदद करना चाहिए। बुजुर्ग जैसी आवाज सुनाई पड़ रही थी। मैं जाके छोटा गेट खोल दिया और तब मैंने देखा कि एक बुजुर्ग है और उसके साथ में एक जवान लड़की है। मैले कुचले कपड़े पहन रखे थे, देखने में ही गरीब परिवार के लग रहे थे। मैं अब बुजुर्ग पूछा, हाँ बाबा, क्या आप चिल्ला रहे थे, क्या मदद चाहिए आपको? कहने लगा, बच्चा, हम मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और देखो ना, हमारी बस निकल गई है, हम दूर रहते हैं। अब हमारे पास में अब एक तरह से अब कोई रास्ता नहीं बन पा रहा है कि मैं इतना दूर पैदल चल के जाए। ये मेरी बेटी है, हम दोनों एक ही साइड पर काम करते हैं, मेहनत मजदूरी का, ऐसी से हमारा घर बार चलता है। तो क्या बेटा, आज तुम हमें अपने घर में शरण दे दोगे? मैं उन दोनों का गौर से देखा। वाकई में मजदूर की तरह लग रहे थे, जैसा मैं था। जब मैं अपने नहा धुला करके कपड़े पहन लेता था तो मेरा अलग ही रंग चमकता था, लेकिन जब सीमेंट का कट्टे उठाता था, ट्रक पर लोड करता था, अनलोड करता था, तब मैं इनकी जैसा ही शायद लगता होगा। अब एक ही परिवार था, हम भी गरीब वो भी गरीब, हम भी मजदूर वो भी मजदूर। दया आ चुका था। कहने लगा, बाबा आ जाओ, अंदर आ जाओ, काफी बड़ा जगह है, रात बितानी है ना, आराम से बिता सकते हो। अब एक तरह से बुजुर्ग बड़ा खुश हो गया। अब बोलने लगा, चल बेटी अंदर, अब ये बच्चा ने बोल दिया है, रात हमें सड़क पर नहीं बितानी पड़ेगी। आखिरकार वो लोग आ चुके थे। अब मैं पूरा एरिया दिखा दिया, बाबा ये सब एरिया आपका ही है, जहां आपके दिल करे वहां आराम करो। पानी लेना है, वहां नल लगा हुआ है, हैंडपंप है, चलाना और पानी आ जाएगा। उधर बाथरूम है, अगर नहाना धोना है तो पीछे ही चले जाओ, सब कुछ है। लेकिन मैं खाना बनाता नहीं हूँ, मेरे पास भोजन नहीं है। मैं ढाबा से, होटल से खाना लेके आता हूँ और मैं खाता हूँ। और देखो, मैं अभी खाना ही खा रहा था, अब खाना खत्म हो रहा है थोड़ी देर में। अगर थोड़ी देर पहले आते तो शायद मैं आपको मदद भी कर देता। बाबा हंसते हुए कहने लगा, अरे नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, हमारे पास में है खाने का। वो थैले की तरह इशारा करके बोला कि इसका जुगाड़, हमें भोजन का जुगाड़ का चिंता नहीं है, बस तुमने अपनी इस घर में शरण दे दिया और वही मेरे लिए काफ़ी है। और इसके बाद मैं उनको एक तरह से दिखा दिया कि आप जहाँ मर्जी रहो। और उन्होंने एक कोना पकड़ लिया था। कोने में अब वहाँ कुछ बिछावन नहीं, कुछ भी नहीं। अब मजदूर आदमी तो अब धरती है उसका, एक तरह से बेड है, बिस्तर है, तकिया है। हाँ, मैं भी तो ऐसे ही करता था। मेरे पास भी कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, मैं फर्श पर ही आराम से सो जाता था, तकिया नहीं तो ईंट रख करके। अब हमारे लिए तो यही सब एक तरह से था। वो भी लोग ऐसे ही अपना एक कोना पकड़ करके वो कुछ अपने थैले में से निकाल करके भोजन कर रहे थे। खैर, मैं उनकी तरफ से ज़्यादा देर तक देखता नहीं रहा। अब मैं अपने काम में लग गया। मैं एक आध घूंट और भरना चाहता था। आज मैं थका हुआ काफ़ी था, शरीर में पोर में दर्द हो रहा था। और तभी बुजुर्ग जो था ना, मेरे पास आ गया। कहने लगा, बेटा मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं थोड़ी देर? मैंने बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाइए। दारू की बोतल की तरफ देख रहा था। जब वो घूर करके दारू की बोतल की तरफ देख रहा था ना, मुझे अब उसका भाषा समझ में आ चुका था कि वो क्यों मेरे पास में आके बैठा है। मैंने कहा, बाबा इसका शौक रखते हो क्या? तब मुस्कुरा के कह दिया, हाँ बच्चा, शौक तो था, लेकिन अब मेरे पास में इतना पैसा नहीं होता कि मैं अब ये बोतल का खर्च उठा पाऊँ। ललचाई दृष्टि से उस बोतल की तरफ देख रहा था। मुझे उस पर दया आ चुकी थी। अब मैंने अब उसको गिलास में ढार के दे दिया, बाबा लो, तुम भी क्या याद करोगे? वो एकदम गटक गया था। अब फिर ललचाई दृष्टि से देख रहा था। दूसरा पैक भी दे दिया था, बस एक पैक उस बोतल में बचा हुआ था। दूसरा पैक पीने के बाद अभी भी घुरे जा रहा था। तब मैंने उसको बोला, बाबा अब ये आखिरी पैक मेरा है, अब इधर मत देखना। वो मुस्काने लगा, कहने लगा, तुम बड़े अच्छे लड़के हो। इसके बाद वो उठा और अपनी बिटिया के पास चला गया था। दोनों आपस में खुसुर फुसुर करते रहे
खैर हमें उनसे कुछ लेना देना था ही नहीं। मैं तो खाना पीना सब कुछ खत्म कर चुका था। इसके बाद जहाँ मैं सोता था आराम से अपना बिछावन लगा दिया था। कुछ ही देर के बाद में मुझे थकान थी और नींद आ चुकी थी। रात का करीब अब ना जाने कितना टाइम हो रहा था। अचानक अब कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे मेरे आसपास में कोई घूम रहा हो। जब मैंने आंख खोला ना तो मैं उस लड़की को देखा जो मजदूर लड़की थी, मैले कुचले कपड़े पहन रखी थी। वो मेरे बिस्तर के चारों तरफ घूम रही थी। अब मैं उसको देख करके एकदम हैरान रह गया। मैं उधर देखा जिधर मैं कोने में वो बुजुर्ग था, वो था ही नहीं। वो कहाँ गया? मैं समझा कि शायद बाथरूम वगैरह चला गया होगा। हमें क्या करना है? लड़की को बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपनी जगह पर जाके आराम करो, अभी रात बाकी है, कल तुम्हें काम पर भी तो जाना है। अगर तुम रात भर जगी रहोगी तो सुबह कैसे काम कर पाओगे? मेरी बात लड़की समझ गई थी, कुछ बोली नहीं, बस हल्की मुस्कान अब लिए हुए अब फिर अपनी उसी कोने में चली गई थी। इसके बाद मुझे नींद आ चुका था। इसके बाद मेरी जब नींद खुली ना तो सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल चुका था। अब मैं जब उस कोने में देखा तो बाप बेटी कोई भी नहीं था। मैं बाथरूम में जाकर देखा, शायद बाथरूम के अबोर हो, लेकिन बाथरूम में एक ही आदमी के जाने का अब दोनों कहाँ गए? एक ही बाथरूम था, एक टाइम में एक ही आदमी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन बाथरूम में भी नहीं थे। अब छुपने वाली कोई जगह तो थी नहीं, बस हॉल ही हॉल था। ना तो कोई सामान था कि कोई जाकर के छिप जाए या फिर कोई कमरा, ऐसा कुछ था ही नहीं। जब गेट पर गया छोटे गेट पर तो गेट खुला हुआ था, मतलब वो लोग जा चुके हैं। हाँ, मैं भी अब तैयार हो रहा था, मुझे भी काम पर जाना था। जल्दी जल्दी अब मैं तैयार हो गया, अपने काम पर निकल चुका था। गेट पर ताला मारा और चल दिया। मैं उनके बारे में अब कुछ सोचा भी नहीं कि वो लोग, मैं तो यही सोचा था कि बस अपने काम पर चले गए होंगे। सुबह उठ करके मेहनत मजदूरी करते हैं और अपनी रोजी रोटी पर चले गए हैं। चलो अच्छा हुआ। मैं सारा दिन अपने काम में व्यस्त रहा। आज भी बहुत काम ज़्यादा था। आज मैं जब लौटा ना तो रात का 10 बज रहा था। आज भी मैंने अब मेहनत मजदूरी करके काफ़ी पैसे कमाए थे। अब मैं भी खुश था, थका हुआ था जरूर था। जरूरत का सारा सामान लेकर के मैं पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही मैं गेट पर पहुंचता हूं ना, अब दोनों बाप बेटी अब गेट के पास बैठे हुए हैं। मुझे उनको देख करके बड़ा हैरानी हुई। अरे तुम लोग फिर यहाँ पर? अब क्या हुआ? क्या आज भी बस छूट गई? मैं ऐसे ही बोला। तब बुजुर्ग कहने लगा कि हाँ बेटा, हम लेट हो चुके थे काम से और जब तक आए तो बस निकल चुकी है। अब हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम और कोई साधन से जाए। मैं समझ गया था। अब मैं कुछ बोला नहीं, ताला खोला और अंदर आ जाओ, मैंने इतना ही बोला, चलो अंदर आ जाओ। बाप बेटी अब एक तरह से अंदर आ चुके थे और उसी कोने में चले गए थे। आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। मैं अब एक तरह से नहा धो करके अब फिर अपने बिस्तर के पास आ गया था कि चलो कुछ अब पैग लगा लिया जाए, अब फिर खाना खा करके सो जाते हैं। तभी वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो मेरी तरफ आ गया। मैं समझ गया था कि किस लालच में आया। मैंने बोला, बाबा देखो मैं आपको 2 पैग दे सकता हूँ, तीसरा पैग मांगोगे तो मैं नहीं दूंगा। वो एक तरह से मुस्कुराने लगा, कहने लगा ठीक है बेटा, मुझे 2 ही पैग दे देना, तुम बड़े दयालु हो, तुमने मेरी आज भी मदद की, कल भी मदद किया। वाकई में अब मैं पैग लगा रहा था और उसके साथ में उस बुजुर्ग व्यक्ति को भी दे रहा था। कभी कभी मेरी नज़र कोने में पड़ जाती थी, जो लड़की टेक लगा के बैठी हुई थी, कुछ अपने थैले में से निकाल के खा रही थी, लेकिन मैं देख नहीं पाया कि वो क्या खा रही थी। मुंह चल रहा था बराबर उसका। अब 2-3 पैग मैं भी लगा चुका था, 2 पैग बुजुर्ग दे दिया था। अब मेरे पास अब रोटी था, खाना था। मैं बोला कि बाबा आप लोग भोजन कर लिए हो? नहीं तो आज मेरे पास में 2-3 रोटी एक्स्ट्रा है, आप अपनी बिटिया को बुला लो, अब सब मिलकर के इकट्ठे भोजन कर लेते हैं।
लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति मना करने लगा, नहीं बेटा, हमारे पास भोजन था, हाँ हमने भोजन कर भी लिया है, अब बिटिया भी कर लिया, तुम खाओ, हम लोग भोजन कर चुके हैं। अब इसके बाद बुजुर्ग उठा, अब फिर अपनी बिटिया के पास चला गया। मैं डट करके भोजन किया। इसके बाद मुझे नींद आने लगी थी। अब मैं कुछ ही देर के बाद मैं एक नज़र देखा कोने में, तो दोनों लोग बाप बेटी आपस में खुसर फुसर बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अब दूरी ज़्यादा थी तो इसलिए मैं समझ नहीं पाया। अब मैं उनकी बात को भला क्यों सुनूं। मैं आराम से अपने बिस्तर पर पड़ गया था। अब देखते ही देखते नींद आ चुकी थी। मुझे जरा भी पता नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, जरा भी शक शुबा नहीं था। जब मेरी आंख खुली ना, तो बाहर में शोर हो रहा था, जैसे कोई बारात निकल रही हो। कई लोग आपस में अब जोर जोर से बात करते हुए रोड के साइड से निकल रहे थे। अब मैं सोचा कि ये तो रोड है, लोग बाग चलते रहते हैं कोई ना कोई काम से, अब रोड थोड़ी बंद होगा, रास्ता कभी थोड़ी बंद होता है, जरूरतमंद लोग जाते रहते होंगे, हो सकता है कि बारात हो या फिर कुछ और हो। नींद मेरी टूट चुकी थी। और तब मेरा ध्यान कोने के साइड में गया। मुझे देख करके हैरानी हुई कि कोने में ना तो बाप था ना बेटी थी। आप तो मैं उठ गया था कि अरे ये दोनों लोग कहाँ गए। समय देख रहा हूं तो आधी रात है। आधी रात के बाद में ये लोग कहाँ गए। अगर बाथरूम भी गए होंगे तो दोनों एक साथ थोड़ी जा सकते हैं, एक ही जाएगा, कोई एक बाहर खड़ा रहेगा। लेकिन मैं वो भी शक एक तरह से दूर कर लिया था। मैं दौड़ के बाथरूम में गया, दरवाजा खुला हुआ था, मतलब अंदर कोई था ही नहीं। अब मैं जब आता हूं दरवाजे पर, छोटे दरवाजे पर, तो उसकी कुंडी खुली हुई है। मैं अब हैरान हो गया कि देखो, इनका मैं एक तरह से मदद भी किया, ये लोग बिना बताए बाहर निकल गए। बाहर में अभी भी शोर हो रहा था, जैसे बहुत सारे लोग अब झुंड बना करके चल रहे हो। आखिरकार मैं छोटा गेट खोल करके अब रोड पर आ चुका था। और तब मैंने देखा कि वास्तव में बहुत सारे लोग रोड से और उसी श्मशान वाले घाट पर जा रहे थे। ये इतने लोग, रात के टाइम कोई मुर्दा थोड़ी चलता है। अब एक तरह से हिंदू धर्म में अब जब सूरज अस्त हो जाता है तो मुर्दा जलाया नहीं जाता है, इतना मैं जानता था। मैं हैरान हो गया था कि आखिर ये लोग शमशान के साइड में क्यों जा रहे हैं, और वो बाप बेटी का है। और तभी मुझे उस झुंड में बाप बेटी नजर आ चुके थे। वो एक किनारे में खड़े उन लोगों को जाते हुए देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। और तभी उनमें से एक लोग आकर के उनसे बात करने लगा। मैं देख करके हैरान हो गया कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग अब रात में जगेंगे तो सुबह में काम कैसे करेंगे। मुझसे रहा नहीं गया, अब मैं उनके साइड में चलने लगा। और तभी वो लोग मुड़ चुके थे, हमारी साइड में आ रहे थे। अब एक तरह से मैं रुक चुका था और वो जो काफ़ी लोग थे जो शमशान की तरफ जा रहे थे वो निकल चुके थे। अब क्या करने गए हैं शमशान में, मुझे तो लगा कि अब शमशान में लोग क्यों जाते, मुर्दा दफनाने, जलाने, और क्या करेंगे। लेकिन आश्चर्य जरूर था। मैं समझा कि यहाँ का रीति रिवाज कुछ अलग होगा, शायद यहाँ मुर्दा रात में भी जलाया जाता होगा। अब मैं ज़्यादा समझदार तो था नहीं इन मामलों में। और तब तक वो बाप बेटी आप मेरे पास में आ गए। अब मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति से बोला कि देखिए बाबा, आप रात में बिना बताए आप एक तरह से आप बाहर निकल गए, ये बात तो ठीक नहीं है। ये घर मेरा नहीं है, मेरे मालिक का है, सेठ का है, और वो कड़क इंसान है। ये ऐसा आपको करना नहीं चाहिए। कम से कम बाहर निकल रहे हो तो आप मेरे को जगा देते। हाँ, कल सुबह में भी आप लोगों ने ऐसा ही किया था, बिना बताए आप लोग निकल गए थे गेट खोल करके। अब संजोग से मान लो कि इस जगह में ऐसा कोई चोरी करने का नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक तो नहीं है। तब तक वो लोग माफ़ी मांगने लगे, हाँ बेटा हमसे गलती होगी। अब देखो ना, इतना शोर हो रहा तो हम बाप बेटी समझने की कोशिश करने लगे कि इतना शोर कैसे हो रहा है। हम लोग चले गए बेटा, चलो अब कोई बात नहीं, अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। एक तरह से उन्होंने माफ़ी मांग लिया था, अब मैं भी माफ़ कर दिया था। इसके बाद वो लोग उसी कोने में अपना आ चुके थे, बाप बेटी लेट गए थे। अब खुसर फुसर कुछ देर तक बात करते रहे। तब तक मैं भी अब नींद में जा चुका था।
सुबह जब आंख खुली ना तो सूरज निकल चुका था। मैं उठा। अब मैं उस कोने को देख रहा हूं तो फिर वो कोना खाली है। मैं समझ गया कि बाप बेटी बिना बताए हुए वो लोग अपने काम पर निकल चुके हैं। अब इनको इस जगह पर सर नहीं दूंगा। मैं अब सोच लिया था कि आप चाहे कुछ भी करें कि बेटा आज रात भर निकलने दो, कल हम देख लेंगे, लेकिन अब मैं इस घर में आने नहीं दूंगा, इस गोदाम में। मैं भी एक तरह से अब बहुत कड़क हो चुका था इस मामले में। हाँ, फिर मैं अपने काम पर निकल गया था। हाँ, फिर सारा दिन मेहनत मजदूरी, वही काम रोज का, ट्रक चलाना, ऊपर से मेहनत मजदूरी करना, सीमेंट के कट्टे उठाना डालना। हाँ, जब मैं लौटा तो आज भी लेट हो चुका था, आज भी करीब 10 बज रहा था। हाँ, जब मैं आया ना तो वास्तव में गेट पर वो लोग थे नहीं। हाँ, मैं एक लंबी सांस खींचा, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। मैं अकेले इस गोदाम में रहता हूँ। हाँ, एक खटका सा लगा रहता है कि मैं अकेले हूँ। हाँ, 2 लोग थे तो एक तरह से मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन आज लोग का बस मिल चुका होगा और वो लोग चले गए होंगे, मुझे भी तसल्ली हुई। मैं फिर अपने जगह पर आ चुका था, नहा धो करके वही काम, खाना पीना अपना कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गया वही दोनों लोग होंगे, बाप बेटी। अब मैं जोर से चिल्लाया, ठहर जाओ, मैं अभी आ रहा हूं। दरवाजा खोला, छोटा दरवाजा, तो मैं देख करके हैरान रह गया। सिर्फ लड़की लड़की थी, अब बाप उसका था नहीं। छूटते ही मैं पूछा, तुम्हारा पिता कहाँ है? तब लड़की कहने लगी, वो बीमार थे, आज दोपहर में ही चले गए थे। जो ठेकेदार था ना, उनको लेकर हॉस्पिटल में चला गया। मैंने बोला, तुम्हें भी जाना चाहिए। अब वो ठेकेदार कहने लगे, तुम क्या करोगी जाकर के वहां पर? लड़की जात हो, अब काम पर लगे रहो, और शाम को मैं तुम्हें अब तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। लेकिन ठेकेदार भी नहीं आया, ना तो मेरे पिता आए और ना ठेकेदार आया हुआ। ना जाने उनके साथ में क्या हुआ है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अब मैं काफ़ी देर से खड़ी थी कि मैं अपने घर चली जाऊं, लेकिन बस मुझे मिला ही नहीं। मुझे और कोई रास्ता नहीं अब सूझ रहा था, तो मैं आपके यहाँ पर आ गई। क्या मैं आप यहाँ पर रात गुजार सकती? मैं उस लड़की की बात सुनकर के दंग रह गया था। ये लड़की वाकई साहसी है, अकेले जवान लड़की। अब पिता के साथ इसको जाना चाहिए था। वो ठेकेदार कैसा है कि बेटी को छोड़ दिया और खुद लेके चला गया। चलो जो होगा देखा जाएगा, सुबह का सुबह देखेंगे। अब मैं बोला, हाँ आ जाओ। लड़की अंदर आ चुकी थी, दरवाजा मैंने बंद कर दिया और उसी कोने में अब वो लड़की अपने आप चली गई थी। अब तो 2 रात उसने गुजार लिया था और तीसरा भी रात था। हाँ, मैं अब उस पर दया आ रहा था कि देखो ना, गरीबी क्या क्या करवा ली थी। मैं भी तो गरीब हूं ना, मैं क्या क्या करता हूं। अगर मैं चाहूं तो मजदूरी नहीं कर सकता था। मैं ड्राइवर था और ड्राइवर के ठाट से नौकरी करता, लेकिन पैसे की वजह से मुझे लेबर गिरी भी करनी पड़ती थी। 50 किलो का सीमेंट का कट्टा मुझे उठाना पड़ता था। हाँ, मैं तो एकदम भूत की तरह हो जाता था, सीमेंट पूरे बदन में लिपट जाता था। जब तक मैं नहा न लूं, मेरे अब नज़दीकी लोग भी जान नहीं पाते थे कि मैं उमेश हूं। मैं गरीबी को समझता था। अब मैं जब खाना खाने बैठा, दारू अपना स्टार्ट कर चुका था, अतः ही मुझे लगा कि आज लड़की को पूछ लेना चाहिए। मैं लड़की को आवाज़ दिया, अरे सुनो, इधर आओ, इधर आओ। लड़की एक पल मुझे देखती रही। जब वो नहीं उठी तो मैं दोबारा उसको पूछा, अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। तब लड़की आ गई, धीरे धीरे चलती हुई मेरे पास आके खड़ी हो गई। मैंने कहा कि भोजन किया है? तब उसने नाम में सर हिला दिया। मैंने बोला, ठीक है, बैठो यहाँ पर, यहीं हम भोजन करते हैं। अब मेरे पास एक आध रोटी फालतू भी होता था। अब मैंने वो रोटी अपना हिस्सा भी निकाल करके आधा आधा कर दिया और उस लड़की को दे दिया, सब्जी रोटी, कि आप खाओ। मैं अब दारू का पैक लगा रहा था। लड़की रोटी तो धीरे धीरे खा रही थी, लेकिन वो भी जैसे उसका बाप देखा करता था ना, उसी नज़र से बोतल कर घूर रही थी। अब उसका नजरिया देख करके मैं समझ नहीं पाया कि देखने में जवान लड़की जरूर है, लेकिन इसको दारू की लत है क्या। तब मैं पूछ उठा,
अरे तुम पीती हो क्या, इस तरह से तुम बोतल के घूर रही हो। तो मुस्कुरा दी और कहने लगी कि कभी कभी जब मैं ज़्यादा थक जाती हूँ और बापू के बोतल में कुछ दारू बच जाती है और तब मैं उसको पी जाती हूँ, बड़ा अच्छा नींद लगता है, बड़ा आनंद आता है। मुस्कुराती हुई कहने लगी। अब मैं तो समझ गया कि अरे बाप बेटी दोनों पियक्कड़ हैं, बाप भी पिता है और साथ में अब बेटी भी सीख ली है। ऐसा ही होता है एक परिवार में। अब ये सब कब से चल रहा है मुझे पता ही नहीं। खैर मुझे उनसे क्या लेना देना। अब मैं कहने लगा नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये दे नहीं सकता ना, तुम खाना खाओ और जा के अपने बिस्तर पर आराम करो। लड़की जिद पर अड़ी थी कि थोड़ा सा दे दो ना दवा की तरह, ताकि मैं आराम से सो सकूं। लेकिन मैं भी जिद पकड़ लिया था कि नहीं, ये सब बच्चों के लिए काम का चीज़ नहीं है, मैं नहीं दे सकता तुम्हें। हाँ, मैं एक तरह से डांट ही दिया था। लड़की को शायद बुरा लगा था, लेकिन वो भोजन करके आराम से उस कोने में चली गई। अब पूरा बोतल था मेरे पास में। अब पूरा तो पी नहीं पाया, कुछ ही अब पी करके बाकी बोतल रख दिया था कि चलो कल का काम में आएगा, कल हमें खरीदना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मैं करता था। अब मैं एक तरह से खाना खा करके अब अपने बिस्तर पर सो चुका था। मैं लड़की की तरफ देखा तो वो भी एक कोने में अब दुबकी पड़ी थी। चलो मैं समझा कि उसको भी नींद आ चुकी है और मैं भी आराम कर लूँ। अब सुबह में बहुत ज़्यादा काम है और इस लड़की को भी अब बस पकड़ना है, शहर जाना है, कहाँ जाएगी ये तो कल ही पता लगेगा। अब मैं बेफिक्र होकर के अपना नींद में डूब चुका था। जब मेरी आँख खुली ना तो खटका हुआ था, जैसे लगा कि मेरे पास का बोतल अब लुढ़क गया है। आवाज आई ऐसी ही कुछ, और तब मेरी आँख खुल गई थी। और तब मैं जो देखा ना, देख करके हैरान रह गया था। वो लड़की मेरे सिरहाने में खड़ी थी और जो बोतल मैंने सिरहाने रखा था दीवार से अब सटा करके, अब जो भी दारू बचा हुआ था पूरी की पूरी डकार चुकी थी, और वो भी बिना पानी का। और खाली बोतल जैसे ही रखा और उसके हाथ से लुढ़क गया था और वही आवाज किया और तब मेरी नींद खुल चुकी थी। लड़की की आंखों में अजीब सा चमक दिखाई दे रहा था, बड़ा ही अजीब चमक। मैंने एक साधारण लड़की की आंखों में ऐसी चमक कभी देखा ही नहीं है, और वैसे मैं भूत प्रेत को कभी देखा नहीं था तो मैं यकीन नहीं कर सकता था। लेकिन इसकी आंखों में अजीब सा चमक थी, चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब मैं उठते ही अब देख लिया, समझ लिया कि इस लड़की ने क्या किया है। ये मेरा बचा हुआ दारू चुरा करके और डकार चुकी थी। मुझे गुस्सा तो आ चुका था। अब मैं कहने लगा तुम चोरी भी करती हो, मैं तुम्हें मना कर दिया था ना कि ये दारू मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तो क्या तुम इतनी शराबी हो चुकी है कि बिना दारू के तुम्हें अब नींद नहीं आती? देखो आधी रात हो चुकी है। अब एक तरह से लड़की मेरी तरफ देख रही थी, चेहरे पर मुस्कान था। अब आधी बोतल दारू जो इंसान पी गया बिना पानी का, तब उसका भी हालत क्या होने वाला है मैं अच्छी तरह समझ गया था। आंखें बड़ी बड़ी और ऊपर से अजीब सी चमक आंखों में। अब मैं ये देखने का समझने की कोशिश कर रहा था कि इसकी आंखों के क्या हुआ। हाँ, तब मुझे आइडिया लगा कि इतना दारू पीने के बाद में इंसान के शायद आंख ऐसी हो जाती है नशे में। मैं तो यही समझ पाया था। तब तक वो लड़की मेरे पास झुक गई। मैं समझा कि कुछ बोलने वाली है, लेकिन वो बोली नहीं। दोनों हाथ मेरे गले में डाल चुकी थी। अब मुझे एक तरफ से खड़ा कर दिया। अब बिना सोचे समझे अब वो मेरे से लिपट चुकी थी। ये ऐसा हुआ ना कि मैं तो समझ ही नहीं पाया था। लड़की अब मेरे से लिपटी हुई, अब दोनों बाह मेरे गले में डाले हुए, जैसे वो कभी छोड़ने वाली नहीं है। मेरे साथ अजीब हरकतें कर रही है जो होना नहीं चाहिए। अब मैं उस लड़की को डांट रहा हूं कि तुम क्या कर रही हो, तुम दारू के नशे में इतना बहक चुकी हो, तुम्हें होश नहीं है, तुम पराये मर्द के साथ लिपटी हुई हो, ऐसे हरकत कर रही हो, क्या तुम्हें शोभा दे रहा है? तुम्हारा बाप जानेगा तो क्या करेगा? लड़की अब एक तरह से मेरी तरफ देख रही थी, अब मुस्कुराते हुए। अब उसकी आवाज में वो टोन नहीं था, टोन बिल्कुल बदल चुका था। आवाज कुछ ज्यादा से भारी हो गया था। कहने लगी कौन सा बाप,
किसकी बात कर रहे हो? वो मेरा बाप नहीं है। वाकई में वो पल मेरे लिए बड़ा अजीब था। मैं कहा कि बस अपने काम वासना के लिए अपने बाप को भूल गई हो। लेकिन उस लड़की ने मुझे मौका ही नहीं दिया। वो जबरदस्ती पर उतर आई थी, पूरा जबरदस्ती कर रही थी। अब मैं उसको धकेलने की कोशिश कर रहा था, उसकी बाहों से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं हो नहीं पाया था। आखिरकार वो लड़की में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। मुझे लगा कि ये दारू का नशे का सबब है। दारू में इतनी पावर होता है कि एक नॉर्मल इंसान को हैवान बना देता है। अब मुझे तो लग रहा है कि बस ये नशे की शिकार हो चुकी है। आखिरकार मुझे घुटना टेकना पड़ा था। मैं अब एक तरह से अपने आप को उसके हवाले कर दिया था। वो हिंसक हो चुकी थी, जैसे कोई जानवर खूंखार जानवर बन जाता है, अब वैसे ही हो चुकी थी। आखिरकार अपनी कारनामा करके ही रुकी। फिर मुझे छोड़ करके और छोटे गेट की तरफ चल पड़ी। मैं उसको देखता रहा कि अरे ये जा कहाँ रही है। अभी आधी रात के वक्त है, अगर रोड पर निकल गई तो ना जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे इसको, और पता नहीं इसके साथ क्या होगा। मैं दौड़ के गया कि देखो, तुमने अपनी मनमानी कर ली, लेकिन मैं तुम्हें बाहर निकलने नहीं दूंगा। तुम्हारा बाबा अगर हॉस्पिटल से आएगा और हमसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तुमने तो अपनी मनमानी कर ली, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगा। लड़की ने मुझे जोर का धक्का मारा। अरे कौन सा बाप, कौन सी बाप की बात कर रहा है? भारी आवाज अभी भी उसके मुंह से निकल रही थी, और धक्का मारी तो मैं तो जमीन पर गिर पड़ा था। अब बिना मुझे परवाह किए अब छोटा गेट खोल करके बाहर निकल चुकी थी। मैं बड़ा हैरान था, आखिर वो बाप उसका नहीं था, फिर कौन था वो? तब तक वो लड़की गेट से बाहर निकल चुकी थी। मैं जल्दी से उठ के खड़ा हुआ ताकि उसको रोक सकूं। मैं जब बाहर निकलता हूं तो लड़की उसी शमशान वाले रास्ते पर जा रही है। मैं दौड़ रहा हूं, अरे रुको रुको रुको, लेकिन लग रहा है कि मेरे गले से आवाज निकल नहीं पा रही है, या मेरी आवाज को लड़की इग्नोर कर रही है। मैं उसका जोर से पीछा कर रहा हूं, लेकिन वो 10 कदम मेरे से आगे ही रहती है। आखिरकार आधा रास्ता शमशान का आ चुका था। तब वो लड़की मेरी तरफ मुड़ी और कहने लगी, क्या मरने का ज्यादा शौक हो गया क्या? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहा है? अगर तू उस जगह पर पहुंच गया ना तो सोच ले तू बच नहीं पाएगा। अगर तू जिंदा रहना है वापस लौट जा। अगर तू मेरे पीछा करेगा तो सोच ले तेरी मौत पक्की है। मैं नहीं मारूंगी, लेकिन तुम्हें वहां पर लोग छोड़ेंगे नहीं। वाकई में वो पल मेरे लिए बहुत ही डरावना था। तभी मैंने महसूस किया कि उस शमशान की तरफ ढोल बजने लगा है, जैसे कोई बारात निकलने की तैयारी कर रही हो। और देखते ही देखते शोर होने लगा। इंसानों की आवाज़ जैसी सुनाई पड़ने लगी, जैसे जोर जोर से आपस में बात कर रहे हो। ढोल की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। लड़की मेरे सामने खड़ी मुझे घूर रही थी, बार बार कह रही थी, तू लौट जा, मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब मेरे साथ में क्या हो रहा है। कौन है ये लड़की? और ये खुद क्यों शमशान की तरफ जा रही है? अभी भी मुझे यकीन नहीं था कि ये इंसान नहीं है। अगर मुझे यकीन हो जाता कि मैं अब किसी के सामने खड़ा हूँ जो वास्तव में इंसान नहीं है, तब मैं क्या करता, मेरे साथ में उस पल क्या होता। लेकिन लड़की जैसे ही शोर होने लगा, शमशान की ओर ढोल बजने लगा। अब बहुत लोग आपस में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे। लड़की कहने लगी, तू लौट जा, तू एक शरीफ लड़का है। अब मैं तुझे मरना देखना नहीं चाहती। अगर उनके पल्ले पड़ गया ना तो तू अब बच नहीं पाएगा। तेरे पास वक्त कम है, जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकल और अपने गोदाम में पहुंच ले। और वाकई में वो लड़की मुझे धक्का दे रही थी, और जितनी तेज धक्का देती मैं बहुत आगे निकल जाता। ऐसा ही धक्का दे दे करके और मुझे रोड पर पहुंचा दिया था। रोड पर कहूं कि वो मुझे छोटे वाले गेट पर। अब फिर मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके कहने लगी कि तू बहुत ही शरीफ लड़का है, अब तुमने मेरी अब एक तरह से मदद किया। अब मैं
इसी मदद का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि तुझे उस जंजाल से मुक्ति दिला रही हूँ। अगर तू मेरे पीछे आ जाता तो तू कभी लौट नहीं पाएगा। आखिरकार उस लड़की ने मुझे गोदाम के अंदर धकेल दिया था और कहने लगी, बाहर मत निकलना, कोई भी आवाज़ सुनाई पड़े, कोई भी तुझे पुकारे, दरवाज़ा मत खोलना। अब जा कर के मुझे समझ में आ चुका था कि जिस लड़की को मैं इंसान समझा था वो इंसान तो थी ही नहीं। उसके अंदर बहुत गजब की ताकत थी। वो जरूर कोई प्रेतनी थी, कोई शैतान थी, कोई कुछ और थी, लेकिन इंसान नहीं थी। वो बुजुर्ग कौन था जिसको अपना बाप कह रही थी और वो इसको बेटी कह रहा था? क्या ये सब माया जाल था? क्या वो भी एक शैतान था? क्या वो कोई प्रेतात्मा था? अब तो मुझे बहुत डर लग रहा था। जैसे तैसे मैं कहूँ कि अपने बिस्तर पर आया और तभी दरवाजे पर शोर सुनाई देने लगा। वो ढोल की आवाज़ मेरे अब छोटे वाले गेट के पास में सुनाई दे रही थी। ढम ढम का ढोल बज रहा था। अब मेरे गेट को लोग पीट रहे थे, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, क्या बारात में नहीं चलना, बारात में नहीं चलना। मैं सब कुछ समझ गया था कि इस बारात में जो भी शामिल होगा वो जिंदा कभी वापस लौटेगा नहीं, जैसे उस लड़की ने बताया था। अब मेरी हालत उस रात में क्या थी मैं आपको बता नहीं सकता, ना ही वो शब्द मेरे पास में है। भगवान की कृपा थी कि मैं उस रात सही सलामत था। अब कुछ देर के बाद में ढोल की आवाज़ धीमा होने लगा। लोग बाग जो मेरे दरवाजे को पीट रहे थे अब वो सब शांत हो गए थे। अब फिर उनका आवाज़ दूर दूर से अब सुनाई दे रही थी, जैसे वो लोग लौट रहे हैं। मैं रात भर सो नहीं पाया था। जरा सा भी गेट पर आहट होता था तो मेरा कलेजा दहल जाता था, दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। आखिरकार सुबह जब हुई तब मेरी जान में जान आई। मैं सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं अपना बोरिया बिस्तर जो भी था समेटा और छोटे गेट पर ताला मारा। और इसके बाद कहूँ ना, चलते हुए नहीं, दौड़ते हुए मैं अपने अब उस शॉप पर आ चुका था। शॉप अभी बंद थी, करीब 8 साढ़े 8 बजे खुलती थी। और जब मेरा मालिक आया, मुझे उस हालात में देखा तो बिल्कुल मेरे पास में आ गया। कहने लगा, उमेश बात क्या है? ये बोरिया बिस्तर लेकर तुम खड़े हो, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ा हुआ है। मैं कहा, मालिक अब मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। अगर तब तक वो मालिक बोला, अरे क्या मतलब, क्या मतलब? मैंने बोला, मालिक मेरे साथ में क्या क्या हुआ है आप विश्वास नहीं कर पाओगे। हाँ, तब वो कहने लगा, अरे हाँ हाँ बताओ बात क्या है। हाँ, तब मैं शुरू से लेकर के और अभी तक का घटना बताया। वो मेरी बात सुन करके हैरान रह गया था। मैं ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ में? मैं इन चीज़ों पर तो कभी विश्वास करता नहीं। और तब मैंने भी कहा कि हाँ, मैं तो इन चीज़ों पर विश्वास करता हूँ लेकिन कभी देखा नहीं था। लेकिन आज मैंने रूबरू देखा, सामना भी किया। अब उस लड़की के साथ रात भी बिताई। आप मानेंगे, लेकिन मेरा मालिक जो था ना, वो मुझसे ज़्यादा डरपोक था। वो डर चुका था। कहने लगा, अब क्या करेंगे? मैंने कहा कि मालिक नौकरी तो करूँगा आपका, लेकिन उस गोदाम में नहीं रहूँगा। जैसे अपने साथियों के पास रहता था, आता था। देखो लेट हो जाए तो तुम मुझे डांटना मत। अगर डांटना है तो आज बोल दो मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा हिसाब किताब कर दो। मालिक डर चुका था और एक तरह से मेरी बात को मान गया था। कहने लगा, ज़्यादा लेट तो नहीं करोगे? मैंने बोला, ना बिल्कुल ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, कभी कभी लेट हो जाएगा जब मुझे साधन नहीं मिलेगा। आखिरकार मेरी बात को मान चुका था। इसके बाद मैंने 3 महीना तक उसके पास काम किया था। इसके बाद जब उस गांव के आसपास के गांव के लोग मेरे संपर्क में आए, अब मैं उन सब बातों को पूछने लगा। तब वो बताने लगे कि जो शमशान है ना, रात के टाइम में जाग जाता है और वहाँ पर ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है जैसी बारात ठहरी हुई है। ढोल कभी कभी बजना सुनाई देता है, कभी कभी औरतों को चीख भी सुनाई देता है और कभी बहुत ही डरावनी आवाज़ सुनाई पड़ती है। जब मैंने अपने सारा किस्सा गांव वालों से शेयर किया, तब कहने लगे कि उमेश तुम बड़े भाग्यशाली हो।
मैं तो इतना ही समझ पाया हूँ कि वो बाप बेटी नहीं थे, दोनों प्रेत थे और तुम्हें अब एक तरह से छलने के लिए तुम्हारे पास में आए थे। आज तुम सही सलामत बच गए, अब भगवान को धन्यवाद मनाओ। अब मैं भी समझ गया था, इसमें मेरी जान बचाने वाले प्रभु थे। अगर वो मेरे साथ नहीं होते तो शायद वो लड़की मेरे ऊपर दया नहीं करती और मुझे दोबारा धकेलते हुए अब लेके आई थी मेरे गोदाम के अंदर कर करके, और तब वो एक तरह से हट गई थी। मैं समझ गया था कि वो लड़की अब मेरे से प्रेम कर रही थी और तभी उसने मेरी जान बचाई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी उमेश की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब फिर हम मिलते हैं कल की रात एक ऐसे ही रोमांचक डरावनी घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।